नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये 34वां वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले आपने 33 वीडियो को ऑलरेडी देखा होगा, ऐसा आशा करता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत मेरे तरफ से कुछ भी न्यू नहीं है। जो भी हाल फिलहाल के एग्जाम में ट्रेंड में क्वेश्चन एक से अधिक बार रिपीट किए गए, उन सभी प्रश्नों को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन पड़ेगा वो मैं आपको मौखिक रूप से याद दिलाऊंगा, चूंकि मैं पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप रिवीजन करेंगे इस वीडियो में। पहला जो हमारा प्रश्न है, पूछा गया था, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये आपका चालुक्य वंश से संबंधित है। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था, ये किस नदी के किनारे हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के जो बीच में युद्ध हुआ था, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे में हुआ था। युद्ध जो है नदी को रिलेट करके 3 प्रश्न पूछते हैं। एक तो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, दूसरा आपका मैंने बता रखा है दशराज युद्ध। दशराज युद्ध जो राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, ये आपका किस नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी रावी या पुरुषनी नदी के किनारे। इसके अलावा एक और पूछा जाता है, सिकंदर और राजा पुरु या राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था, वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था, जिसे हाइडे स्पीड का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना है। यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन को रिवाइज कर पाया। ये रिवाइज करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, और इसलिए आया हूँ क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, ये आपका स्पोर्ट पे आधारित करेंट अफेयर के एक धमाकेदार वीडियो होगा। जो भी करेंट अफेयर के प्रश्न स्पोर्ट से पूछे जाएंगे, इस वीडियो से शायद बाहर न पूछे, तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। आप लोगों के डिमांड पे बनाया जा रहा है, अभी काम जारी है उस पे, है ना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की शक्ति का पृथक्करण है। देखिए, भारत में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करते बिना मतलब, ठीक है। तो इन दोनों को जो शक्ति है, इन दोनों का जो पावर है, इसकी बंटवारा किस आर्टिकल के थ्रू किया गया है। तो यह है आर्टिकल 50, ठीक है। आर्टिकल 50 के थ्रू जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति का पृथक्करण या बंटवारा किया गया है। आर्टिकल आपका 151 है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल शांति तथा जो सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना, शांति प्लस सुरक्षा को बढ़ावा देना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आर्टिकल 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। अगर आप सोच रहे हैं तो 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य, खाली 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। 50 में जो है आपका क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण है। इसके अलावा आर्टिकल 48 में गो हत्या निषेध है। 44 में जो है आपका समान नागरिक सिविल नागरिक संहिता है। 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। 39 के ए में समान विधिक न्याय है, वह निःशुल्क है। तो दोस्तों, ये जो भी आर्टिकल का जिक्र मैंने अभी किया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जो आपके भाग 4 के आर्टिकल हैं। इसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। पूछा जाता है कि ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे भाग 4 में रखा गया है, और यह आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 तक के बीच में वर्णित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। आई होप आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है। देखिए, पश्चिमी घाट को रिलेट करके सीएचएसएल एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट के रेंज से कौन कौन सी नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी निकलती है, गोदावरी निकलती है, कावेरी निकलती है, घाट प्रवाह निकलती है, माल प्रवाह निकलती है, भीमा निकलती है, मूसी निकलती है। ये सभी नदी जो है पश्चिमी घाट के समीप की नदी है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसकी टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर हो गई। पश्चिमी घाट से लगे हुए जो भारतीय स्टेट है, ये आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ये सभी जो है आपका पश्चिमी घाट, गोवा भी रख लीजिए, गोवा है, ये सभी पश्चिमी घाट से लगे हुए भारतीय स्टेट हैं, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नदी जो इन सभी नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है पश्चिमी घाट में। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है आपका कृष्णा नदी। और इसके अलावा जो भी नदियां का नाम मैंने अभी बताया, ये सभी कृष्णा के सहायक नदी हो जाएगी, जैसे घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, भीमा, ये सभी कृष्णा के जो है सहायक नदी हो
जाएंगे। गोदावरी नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र स्थित नासिक के समीप से होती है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की शब्द लगा हो और फिर गंगा लगा हो तो कावेरी हो जाता है, और खाली दक्षिणी गंगा लिखा हो तो गोदावरी हो जाता है आंसर। ठीक है, इसके अलावा गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की जो है सर्वाधिक बड़ी नदी जो है आपका कौन सा है, गोदावरी है। गोदावरी नदी पर ही आपका दोस्तों जायके बारी परियोजना स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ इसे देख रहे हैं और बगल में अरब सागर यानी समुद्र देख रहे हैं तो आप गलत हैं। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश के बाद निकलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास जो है बंगाल की खाड़ी भी है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के पास, पश्चिम बंगाल के पास। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, स्वर्णरेखा गिरती है, महानदी गिरती है, कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, गोदावरी गिरती है, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। गंगा भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, लेकिन भारत के अंदर नहीं, बांग्लादेश में जाने के बाद। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, जवारा नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है। मैंने जैसा कहा था कि कोई भी प्रश्न मेरे तरफ से नहीं, सभी पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी पूछे गए थे CHSL में कि जवारा नृत्य किस प्रदेश में संबंधित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश के महिलाओं के द्वारा, खास करके जो बुंदेलखंड इलाका है, महोबा है, वहाँ पे डिंगवाही करके है, आपका मेन स्टेशन बांदा है, बांदा, तो ये सभी जो है बुंदेलखंड वाली क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आपका जवारा नृत्य वहाँ के महिलाओं के द्वारा फसल कटाई के समय गाया जाता है या किया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत में अगस्त 2022 के अनुसार रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। देखिए, अगस्त 2022 के अनुसार पूछा गया है। एक बच्चे कल बोल रहे थे कि MTS के ऊपर कुछ मुझे सलाह सुझाव चाहिए, तो मैं आपको अब यही बताऊंगा। देखिए, समय बहुत कम है। अगर जिनकी शुरुआती फेज में है, जैसे 2 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिनके शुरुआती फेज में है वो कुछ भी नया सीखने की कोशिश ना करें, जो भी आता है उनकी रिवीजन करें और जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। अब मैथ रीजनिंग में तो बिल्कुल कुछ नहीं सीखना है, इंग्लिश और जीके ही आपको जो है पार लगाने वाला है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो ऑप्शनल जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, तो मैथ और इंग्लिश और जीके कैसे पढ़ें, तो भाई जो जीके आपको पढ़े रखे हो या PDF कहीं से भी पढ़े हो, कोई भी PDF आपके पास है जो आपको लगता है कि रिलायबल है, जिनका भी, उनकी आपकी रिवीजन करो। मॉक टेस्ट रोजाना एक लगा के साइड हो जाओ, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ अगर हो सके तो। अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है तो इंग्लिश और जीके का ही खाली लगाओ, तो दिन 4 लगाओ, है ना। लेकिन अगर आप पूरा मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो 1 लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट रोजाना लगाओ। इससे क्या होती है, आपकी जो है टेंशन जो है फ्री रखेगा आपको कि भाई हाँ ठीक है यार, इसी प्रकार की क्वेश्चन आएंगे, है ना। अगर आप मॉक नहीं लगाते हो तो आपको अंदर से डर उत्पन्न होता है और अंततः रह जाती है और एग्जाम खराब कर देती है। तो मॉक रोजाना लगाना चाहिए, चाहे एग्जाम 2 साल के बाद भी अगर आपको देना है तो मॉक आज से ही लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश और जीके की आप प्रैक्टिस नियमित कीजिए जहां से भी आपको अच्छा लग रहा है ना। तो यही सब है लास्ट के डेट में। अगर जिसके पास ज्यादा समय है वो आप जो है अभी इंग्लिश के कम से कम 10-20 प्रीवियस ईयर कर लो एक अच्छे स्कोर करने के लिए, और जीके जीएस में जितना हो सके, जहां से हो सके पढ़िए। ठीक है, जैसे मैं हो गया, कहीं और से आप पढ़ते हैं किसी और गुरुजी के पास से, तो भी पढ़िए, है ना। जरूर मतलब अच्छे स्कोर करने के लिए आपको मेहनत तो करना ही होता है। तो टाइम के अनुसार, अगर टाइम कम है तो रिवीजन कीजिए, टाइम ज्यादा है तो आप नया चीज भी सीख सकते हैं इंग्लिश और जीके के अंदर। रीजनिंग और मैथ के अंदर अब ज्यादा चीज न सीखें, क्योंकि ऑप्शनल जैसे ट्रीट ही करेंगे एग्जाम में। ठीक है, भारत में अगस्त 2022 के अनुसार रामसर स्थल की संख्या कितनी है भैया, तो 75 रामसर स्थल हो गए हैं भारत के अंदर। अब रामसर साइट क्या होती है कि जो आर्द्र भूमि वाला ऐसा स्थल जिसे सार्वजनिक महत्व का बनाया जाता है इस संस्था के अंदर नॉमिनेट करके, है ना, तो इसे रामसर स्थल का नाम दे दिया जाता है। रामसर ईरान में एक शहर का नाम है जहां पे प्रथम बार इस प्रकार का बैठक हुआ था, इसीलिए ऐसे स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक रामसर स्थल वाला जो भारत में राज्य है ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जो कुल 14 स्थान को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो
चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है इंडिया में, और वैसे भी सबसे बड़ी झील कहेगा तो चिल्का झील ही होगा इंडिया के अंदर। तो ये सबसे पहले रामसर स्थान में जो है शामिल किया गया था या चिन्हित किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को भारत में जीआई टैग से सम्मानित किया गया था 2004 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के चीज होते हैं, एक तो जीआई टैग और एक रामसर स्थल। स्थल जो है रामसर स्थल जो है किसी स्थान को मिलता है, जीआई टैग किसी वस्तु किसी उत्पाद वगैरह को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, एल नीको किसका मिश्र धातु है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एल नीको किसका मिश्र धातु है। एल नीको जो है एल्युमिनियम, निकेल तथा कोबाल्ट, इन तीनों का मिश्र धातु है। ठीक है, इस फॉर्म में 2-3 क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, जो ब्लेड वगैरह बना जाता है। तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों के संयोग से बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि स्टेनलेस स्टील में, है ना, स्टेनलेस स्टील में स्टेनलेस स्टील में परसेंटेज कितना कितना होता है इन लोहा, क्रोमियम और निकेल का। तो इससे भी एक प्रश्न आपका जो है एग्जाम में आ जाता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, तो सिल्वर जर्मन सिल्वर जो है आपका तांबा, जस्ता और निकेल का बना होता है, इसमें सिल्वर नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2 बार सिल्वर इसलिए टाइप करके रखा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर यानी एर्जेंटम यानी चांदी का प्रतिशत कितना होता है। तो बताइएगा 0% होता है। ये तो होता ही नहीं है, नाम के लिए जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें तांबा, जस्ता और निकल होता है। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान पर विचार पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पाकिस्तान पर विचार पुस्तक के लेखक जो है ये भीमराव अंबेडकर साहब है। भीमराव अंबेडकर साहब का एक और पत्रिका है जो बहुत ही फेमस है, बहिष्कृत भारत, है ना। ये भी आपका जो है भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा ही लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर साहब जो है आधुनिक भारत में जो है संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है भविष्य हितकारिणी सभा, बहिष्कृत भारत। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। इनके अन्य पुस्तकों में वेटिंग फॉर वीजा, जो 2 बार पिछले एमटीएस में पूछा गया, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। वेटिंग फॉर वीजा के लेखक भी भीमराव अंबेडकर साहब ही है। भीमराव अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। और इनके जो समाधि स्थल हैं इन्हें चित्रा भूमि कहा जाता है, जो आपका महाराष्ट्र दादर के पास है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिले थे सीएचएसएल के एग्जाम में। तो बाबर का अंतिम युद्ध जो है ये घाघरा का युद्ध है, जो आपका 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बाबर की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ये 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर का जो अंतिम युद्ध था ये 1529 ईस्वी में आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के उपरांत जो है स्थापना किए थे। और इस युद्ध में आपको इब्राहिम लोदी को हराए थे, जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के अंतिम वंश, लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल अगर आपसे कोई पूछता है तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर पराजय करता है और यहाँ पे है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसे लाख बख्श कहा जाता है। गुलाम के बाद आएगा गुल खिला मतलब खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। तो ये 5 वंश की जो है संस्थापक कम से कम आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा बाबर के द्वारा लड़ी गई प्रमुख जो है लड़ाई पानीपत की प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, अभी आपने देखा घाघरा का युद्ध। बाबर जो है भारत आने से पहले कहाँ के शासक मतलब कहाँ पे रहते थे, फरगना। ठीक है, फरगना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार कहा जाता है इसे। इसी के थ्रू जो है आपका सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने का काम करता है। रीट जो जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी करते हैं। तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू करते हैं रीट जारी, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 32 के थ्रू जो है आपका रीट जारी करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है इसका नाम ही है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब इलाज होता है दोस्तों। इसका मतलब अगर आम आदमी के मौलिक अधिकार का जो हनन हो जाता है तो कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, ये हमारे पास पावर है। लेकिन हम नहीं जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं जितनी की मतलब क्या बोलते हैं
कहावत गांव घर में, जितनी की बहू नहीं उतनी की चूड़ी, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, अड़ते नहीं है, लेकिन हमको अधिकार प्राप्त है कि अगर मौलिक अधिकार में आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा गया है जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है। पहले जो है मौलिक अधिकार 7 हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, और तब से लेकर आज तक मौलिक अधिकार 6 है। संपत्ति के अधिकार आजकल जो है ये आर्टिकल 300 के ए में एज अ विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में चिन्हित या वर्णित है। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्विक लैम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, क्विक लैम का रासायनिक सूत्र मैंने चाहता तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके 90% मैं बता चुका हूँ और आपको सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया इस वीडियो के अंतर्गत, और स्पोर्ट वाली वीडियो पे आज पूरा फोकस है, आपको लेके आऊंगा तो उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। क्विक लैम यानी जिंदा चूना का रासायनिक सूत्र जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। अगर आपसे मृत चूना यानी मरा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा जाता है तो CaOH का होल ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, जिंदा चूना और मरा हुआ चूना। एग्जामिनर को 2 4 5 चीज बहुत पसंद है, जिंदा चूना, मरा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसके बाद बैटरी में भरने जाने वाली अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र। ये सब एग्जामिनर को बहुत पसंद है, पता नहीं क्या मिलता है, थोड़ा भी मेहनत नहीं करना चाहता, बस छापना चाहता है, तो आप भी फायदे उठा लो, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, योगा दिवस 2022 का थीम क्या था। सबसे पहले योग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 21 जून को मनाया जाता है विश्व भर में योग दिवस। एक इनसे स्टैटिक्स फॉर्म में क्वेश्चन और आता है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है, जो मैंने कल ही बताया था, तो पतंजलि, जो बाबा रामदेव का उत्पाद, आपने इसके पीछे पतंजलि लिखा देखा होगा, तो ये योग दर्शन के संस्थापक थे। एक और दर्शन के संस्थापक आपसे इंडिया में पूछा जाता है, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, तो ये कपिल मुनि है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सांख्य के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि। ठीक है, तो योगा दिवस 2022 का जो थीम रखा गया था ये मानवता के लिए योगा रखा गया था, योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया था। ठीक है, 2021 में योगा फॉर वेलनेस रखा गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, खालसा पंथ के उपलक्ष्य में कौन सी त्योहार मनाई जाती है। देखिए, खालसा पंथ जो है ये इसके उपलक्ष्य में बैसाखी त्योहार मनाया जाता है आपका पंजाब वगैरह में। खालसा पंथ के संस्थापक भी आपसे पूछा जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक हैं, जो 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना किए थे। तो खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के उपलक्ष्य में कौन सी त्योहार, बैसाखी त्योहार। कहाँ होता है, पंजाब के अंदर। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे भैया, तो गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक जो हैं ये सिख धर्म के संस्थापक या प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु या 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का कई दफा जन्म स्थान पूछा जाता है, तो पटना बिहार में हुए थे। गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है ये आपका नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सिख धर्म से संबंधित 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। उसी प्रकार से एक नया दिवस निकला है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न आया था, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में से। देखिए, मंदिरों से भी प्रश्न पूछे जाने की सिलसिला अभी भी जारी है, सीएचएसएल एग्जाम की ये सभी टॉपिक हैं, तो मंदिरों से भी आपको देख के जाना है। तो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर ये VVI है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आती ही रहती है, तो ये भी तमिलनाडु के तंजावुर में है, इसे कहीं कहीं तंजौर लिखता है। और इसके जो बनाने वाले थे ये आपका कौन थे, राजराज प्रथम थे। कौन, राजराज प्रथम जो आपका शासक थे, ये आपको जो है बृहदेश्वर मंदिर बनवाए थे, जिसे राजराजेश्वर मंदिर यानी इसी के नाम पे रखा गया है और कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, इसके अलावा कुछ मंदिर और देख लेते हैं, जैसे लिंगराज मंदिर भी पूछा जाता है कई दफा, तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है ना।
इसके अलावा आपका खजुराहो का मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, तो खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक एमपी के अंदर है। एक सांची का स्तूप पूछा जाता है, ये भी एमपी के अंदर स्थित है। एक आपका माउंट आबू पूछा जाता है कि कहाँ है, क्योंकि वहां पे एक जैन मंदिर है, तो ये आपका राजस्थान के अंदर है। पारसनाथ की चोटी कहाँ है, क्योंकि यहाँ भी एक जैन मंदिर है, पूछा जाता है, तो ये झारखंड के अंदर है। पालीताना का जैन मंदिर कहाँ है, तो ये आपका गुजरात के अंदर है ना। इसके बाद जो है आपका मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये भी आपका गुजरात के अंदर है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है, ये भी आपका गुजरात के अंदर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, ये काफी फेमस है, तो ये आपका उड़ीसा के अंदर है। इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क वाली सूर्य मंदिर को। और मोढेरा में भी एक सूर्य मंदिर है जो गुजरात में है। मोढेरा से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, मोढेरा जो है इंडिया का 24x7 यानी 24 घंटा सोलर एनर्जी से चलने वाला ग्राम बना है, जो आपका कहाँ पे है, गुजरात के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी की है। देखिए आपसे पूछ लेता है कभी कभी, सफारी को किसने क्रिएट किया, विंग क्या है, गूगल क्या है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है। तो ऐसे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी की है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। सफारी जो है ये आपका एप्पल कंपनी तो आप जानते ही हैं, एप्पल की मोबाइल जो है काफ़ी फेमस है और सभी की चाहत होती है। एक तो मैंने वीडियो देखा था, उसमें किडनी बेच के एप्पल का जो है मोबाइल खरीदे थे, ठीक है, हंसने के लिए बनाया होगा। अगला जो प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगती है। देखिए सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर बिहार में लगती है। अगर पशु शब्द का इस्तेमाल आपके क्वेश्चन में है मेला को रिलेट करके, तो सोनपुर आंसर देना है। अगर सबसे बड़ा मेला, अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँ पशु शब्द को, तो फिर कुंभ मेला हो जाएगा इसका आंसर। अगर दूसरा सबसे बड़ा मेला हमसे पूछा जाता है तो मेदराम जात्रा, ठीक है, मेदराम जात्रा मेला जो है, जो तेलंगाना के अंदर लगती है, ये दूसरी सर्वाधिक बड़ी मेला है इंडिया का। सबसे बड़ा मेला ओवरऑल कुंभ मेला है, जो 4 जगह पे लगती है, लेकिन सबसे बड़ी पशु मेला जो है सोनपुर बिहार में लगती है। अब ऐसा नहीं है कि खाली पशुएं वहां पे मिलता है, लेकिन इसका नाम प्राचीन काल से चलता आ रहा है, इसीलिए ऐसे ही जवाब देना है आपको। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, मैंने कल बता रखा। भाई नीति आयोग से पहले जो संस्था था उसकी थोड़ी सी आप लोग मुझे बताइए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि योजना आयोग जब तक रहा तब तक कुल कितने योजना का जो है निर्माण किए, जब तक योजना आयोग प्रचलन में रहे, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 का हुआ था। योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया गया था और इसी के जगह पे नीति आयोग आया है। नीति आयोग जो है अब योजना तो नहीं बनाती है, योजना आयोग था तब तक योजना बनती थी, अब योजना नहीं बनता है। अब जो है आपका 5 ईयर की प्लान तो नहीं बनती, एक प्लान तैयार किया जाता है, एक मॉडल तैयार किया जाता है, जिसे योजना हम नहीं कहते हैं, है ना। इसके अलावा इस योजना आयोग का यहाँ पे क्या है, यह योजना, ये तो बता ही दिया, यह योजना आयोग का स्थान दिया है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष ना, अध्यक्ष जो है आपका कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, सुमन बेरी जो है उपाध्यक्ष है। और सीईओ जो है अब ये बदल गए हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये बदल गए हैं, अब ये कौन हो गए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम हो गए हैं आपका कौन, नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नहीं पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष और सीईओ जरूर याद रखें। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो था आपका अरविंद पनघरिया, है ना, और प्रथम सीईओ जो थी आपका सिंधु श्री खुल्लर। तो इन दोनों को जरूर ध्यान रखेंगे नीति आयोग के रिगार्ड में, क्योंकि पहला भी पूछ देता है, ठीक है। वर्तमान राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए जैसे केंद्र में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो आपका जो है आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इसमें कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होते हैं सेंट्रल स्तर पे, केंद्र स्तर पे। लेकिन यही चीज राज्य स्तर पे जो है राज्यपाल को दिया गया है पावर। तो राज्यपाल को ये आर्टिकल 155 के थ्रू इस प्रकार की पावर प्राप्त होते हैं कि राज्य में जो भी कृत्य होंगे उसके लिए जो है सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो आपका कौन है, राज्यपाल है, ठीक है। तो आर्टिकल 155। लेकिन जो मैंने पहले अभी कहा कि भाई केंद्र में जो कार्यपालिका का प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा जोड़ दिया जाए कि केंद्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक शब्द लगा के अगर इम्फेसाइज किया जाए तब आंसर पीएम हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि
कि इंडिया में राष्ट्रपति जो है सबसे बड़े नागरिक होते हैं, सबसे अधिक पावरफुल इंसान है, लेकिन पावर का इस्तेमाल राष्ट्रपति इंडिया में नहीं करते हैं, पीएम करते हैं। ठीक है, जो पावर का जो है जो इस्तेमाल वास्तविक रूप से कौन करते हैं, तो पीएम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है इंडिया में, तो प्रधानमंत्री बता दीजिएगा। और खाली कार्यपालिका का प्रधान पूछे तो राष्ट्रपति। ठीक है, तो एक एक चीज अच्छे से मतलब बढ़िया से समझ लीजिए ताकि एग्जाम में गलत ना हो। राज्य में एक राज्यपाल होता है, आर्टिकल 153 कहता है। केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है, आर्टिकल 52 कहता है। राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनके क्षमादान का अधिकार भी उन्हें प्राप्त है। ये सजा को कम करा सकता है, बदल सकता है, डिले करवा सकता है किसी भी कदाचार सिद्ध व्यक्तियों के लिए। तो ये आर्टिकल 161 इस प्रकार का पावर इन्हें प्रदान करता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान का अधिकार है, ये आर्टिकल 72 है। ये मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, राइट। इसके अलावा राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है और प्रेसिडेंट केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक नहीं। वास्तविक कहेंगे तो फिर प्रधानमंत्री आंसर करना पड़ेगा। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है, फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नीलिमा, नीति, लिपुलेखा और माना, ये तीनों दर्रा जो हैं ये उत्तराखंड में है। कुछ और दर्रा का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी हाल में देखा गया। रोहतांग दर्रा, जिसका अब नाम बदलकर अटल सुरंग हो गया है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है ना। उसके अलावा जो है आपका बारालाचा दर्रा, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही स्थित है। यांग याप दर्रा है ना, यांग याप दर्रा, ये आपका जो है यांग याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा जो आपका तुजू दर्रा, ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ दर्रा। नाथुला दर्रा, ये आपका सिक्किम में है। जलैपला दर्रा, ये आपका सिक्किम में। नाथुला जलैपला सिक्किम, तुजू मणिपुर, बारालाचा हिमाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी एक और लिखे थे ना, ये अटल सुरंग है ना, अटल सुरंग रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, और नीलिमा यानी नीति, लिपुलेखा और माना, ये तीनों उत्तराखंड में है। तो कुछ दर्रा है जो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कीटों में श्वसन किस विधि से होती है? देखिए, ट्रैकियल सिस्टम से होती है। कीट जो है ये ट्रैकिया से अपनी जो है श्वसन करते हैं। ठीक है, मछली जो है गिल्स से अपना श्वसन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसे गल्फर भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं भाई? तो बताइएगा कमेंट करके कि हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं। पौधों में जो श्वसन होते हैं ये रंध्र से होते हैं। रंध्र को स्टोमेटा कहा जाता है। जो पत्ती में जो छिद्र आपको सूक्ष्म छिद्र दिखता है उसे यही है रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, तो यहीं से पौधों में जो है श्वसन की क्रिया होती है। इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में कि पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। नीचे रहेगा आपका हरा भाग, लाल भाग, सफेद भाग। तो हरा भाग को आपको आंसर करना है, क्योंकि पत्ते का रंग जनरली हरा ही होता है ना। अब बात अलग है कि कोई तत्व की कमी हो जाए तो पीला हो जाए, है ना, लेकिन जनरली जो है हरा ही रहता है। तो पौधे में श्वसन जो है रंध्र से होती है या स्टोमेटा से होती है, और कीट पतंग में ट्रेकिया से होती है, मछलियों में गिल्स से होती है। लंबाई को दोगुना कर देने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ती है? देखिए, प्रतिरोध के प्रभाव आपने ओम का नियम V=IR जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो लंबाई को दोगुना कर देने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहरहाल यहाँ पे तो करंट निकालने का ये आपका सूत्र मैंने ओम का नियम बता दिया। लेकिन जब मान लीजिए कि आप किसी भी चीज को लंबाई जब बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। ठीक है, घटेगा नहीं लिखेगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता है लंबाई बढ़ाने से। और प्रतिरोध क्या होता है भाई? रेसिस्टेंट क्या होता है? रेसिस्टेंस का जो अगर अंग्रेजी में मीनिंग आप जानते हैं, इसका मतलब ही होता है गतिरोध पैदा करना, रुकावट डालना। ठीक है, गतिरोध उत्पन्न करना, रेसिस्टेंस पैदा करना, है ना। मतलब ये रोकता है कोई चीज को। तो ये क्या रोकता है? जो करंट फ्लो हो रहे होते हैं उस चालक में, उस कंडक्टर में, इसे ये रोकने का काम करता है। यही है रेसिस्टेंट। तो जब भी लंबाई बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी कारण करंट जो है आपका जैसे ही रेसिस्टेंस V क्या होता है? IR होता है। और रेसिस्टेंस जब बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी ना, क्योंकि I वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस I V/R हो जाएगा। और R का मान जितना ही
ज़्यादा होगा उतना ही इसकी वैल्यू कम आने वाली है आई की, है ना। तो रेसिस्टेंस बढ़ने से करंट की मान घट जाती है और लंबाई बढ़ने से लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे साधारण से समझ लीजिए, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ने से आई का मान यानी करंट का मान घटती है। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। और ये सब कहाँ से आता है? ओम के नियम से आता है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है। ठीक है, ओम के नियम में कौन सा चीज कांस्टेंट होता है ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइएगा। ताप कांस्टेंट होता है, अचर ताप पे यानी कांस्टेंट ताप पे। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, IMF किस प्रकार का लोन देता है या प्रदान करता है? देखिए, IMF हो या फिर विश्व बैंक हो, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है, जो आपका नीचे में लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी में है, जहां पर IMF जो है अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, ये अल्पकालीन ऋण देने का काम करता है। अब ऋण किसे देगा? मुझे देगा क्या ऋण? नहीं देगा, मुझे नहीं देगा, जो इनके सदस्य देश हैं उन्हें देंगे, है ना। सदस्य देशों को जो है अल्पकालीन ऋण मुहैया कराते हैं। जबकि जो विश्व बैंक है, WB जो है, ये अपने सदस्य देशों को जो है दीर्घकालीन यानी अधिक समय के लिए ऋण मुहैया कराने का काम करते हैं। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दोनों की स्थापना 1944 में मानी जाती है, लेकिन ये काम करना, वर्क करना, ऑफिस एज्यूम करना 1945 से स्टार्ट किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, आपको जनरली इनके स्थापना वर्ष ही पूछा जाता है, तो 1944 ही मार के आना है। तो दोस्तों ये थे। और भी प्रश्न है भैया, अभी कहाँ? अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है? क्योंकि ये वाली क्वेश्चन 3 बार दोहराए गए एग्जाम में। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 के बीच में रहा था, है ना। इस योजना के बीच में आपको क्या क्या हुआ था? इसरो की स्थापना हुआ था। ठीक है, बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुई थी। बैंकों की राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार कब हुआ था? 1969 में इंदिरा गांधी के समय 14 प्रमुख बैंकों को 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में इसी पंचवर्षीय योजना के बीच में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो इन पंचवर्षीय योजना के बीच में हुई थी, और इन सभी में जो प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपका इंदिरा गांधी जी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें से कुछ मॉडल पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम वाला आपका हेराल्ड डोमर और दूसरा वाला महालनोबिस मॉडल पूछा जाता है। और इस बार का 2022 के लिए जो 2023 में जो आपका पद्म विभूषण मिला है, इसमें से एक महालनोबिस सरनेम के भी आदमी हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं, जिसे आपका जो ORS घोल होता है उस पे काम करने के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा कि इस बार जो है दवाई के क्षेत्र में यानी औषधि के क्षेत्र में जो है किसे आपको पद्म विभूषण दिया गया। चूंकि 6 ही आदमी को मिला है, तो एक आदमी को औषधि के क्षेत्र में मिला है जो आपका महालनोबिस है, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो पंचवर्षीय योजना में नाम मिलता जुलता मिला तो बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न एक पूछा गया था कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दी गई थी? देखिए, मदर टेरेसा को 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि मरणोपरांत दिया गया था। भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में मिले थे, और शांति के क्षेत्र में भारत के लिए प्रथम नोबेल जो है इन्होंने जीती थी। तो ये प्रथम नोबेल शांति के क्षेत्र में 1979 में आई थी मदर टेरेसा के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़ी हुई कैरेक्टर थी। मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था और भारत की नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा GDP का सूत्र आपसे पूछा गया था। GDP का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। GDP बराबर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बराबर क्या होता है? उपभोग, जो आप उपभोग करते हैं, प्लस सकल निवेश, आप निवेश जो करते हैं, प्लस सरकारी खर्च, प्लस निर्यात माइनस आयात, आपने कितना भेजा और कितना घटाया। अगर मैं कहीं पे 500 रुपया ब्याज पे लगाया और 200 रुपया उसी आदमी से ब्याज पे लिया और सेम ब्याज की दर है, तो हमारा फाइनल 300 रुपया हुआ। यही चीज यहाँ पे कह रहा है, निर्यात माइनस आयात। इसी चीज को सूत्र में हम लिखते हैं C + I + G प्लस X - M। तो इसे याद ही कर ले, क्योंकि ये एग्जाम तक आपके दिमाग में रहेगा नहीं। GDP का सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे थोड़ा सा एक नजर अच्छे से देखें। उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात। ठीक है, इसके अलावा
एक और पूछा जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सूत्र, तो वो तो सिंपल है कि टोटल इनकम बट्टा उस क्षेत्र की टोटल जनसंख्या से भाग देना। ठीक है। अगला प्रश्न है वास्तविक फल का उत्पादन कहाँ से होता है, तो अंडाशय से होता है, और जो अवास्तविक यानी असत्य फल होता है उसकी उत्पादन बीजांड से होती है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना क्लोरोफिल का प्रमुख भूमिका होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती ही नहीं है, नाम से ये स्पष्ट है। ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, ये भी आपसे पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। अभी जैसे मैंने बताया बिना सूर्य के प्रकाश की ये संभव होती ही नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये उपयोग करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों के लिए उनके अपने जीने हेतु जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण, है ना, फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है भैया सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन है। मैंने कल भी बताया था ये चीज। सत्यशोधक समाज 1873 में स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। मैंने कहा था महाराष्ट्र के पुणे के अंदर प्रथम बार बालिका विद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रयास से कराया गया था। महाराष्ट्र के पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना, आजकल जो आप गांव घर में गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल देखते हैं ना, तो यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है। और सावित्रीबाई फुले को भारत के अंदर प्रथम महिला टीचर होने का भी जो है रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, और या फिर पहले गौरव इन्हीं के जो है प्राप्त है। सावित्रीबाई फुले इंडिया के प्रथम लेडीज टीचर के रूप में जानी जाती है। अब आते हैं दूसरे समाज पे। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय 1828 में कोलकाता के अंदर संस्थापित किए गए थे। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में ये बंबई के अंदर स्थापित किए गए थे। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है, ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखे थे। ठीक है। इसके अलावा इनका जो है कभी कभी रेलवे के एग्जाम में देखा गया है कि इनका जो है ओरिजिनल नाम पूछा जाता है, तो इनका ओरिजिनल नाम ही मूल शंकर है। किनका, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती को। राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। राजा राम मोहन राय जो है संवाद कौमुदी नामक जो है पत्रिका भी लिखे थे, यानी पुस्तक भी लिखे थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है किस तत्व को जल में डुबोकर रखा जाता है। देखिए जल में डुबोकर रखा जाता है फास्फोरस को, और किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम जैसे ही हवा के संपर्क में आता है आग पकड़ लेता है। ठीक है। तो इसीलिए इसे किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अगर इसमें जल में डुबा कर रखा जाएगा तो यू आग पकड़ लेगा, अगर सोडियम को आप जल पे फेंकिएगा तो आग लग जाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे ये दोनों। इसके अलावा डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है, संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में आपको बता चुका हूं कि भाई संक्रमणीय जो एलिमेंट्स हैं ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग से किस वर्ग के बीच में है, तो वर्ग 3 से 12 के बीच के जो भी धातु है उसे संक्रमणीय धातु कहा जाता है। 3 से लेकर 12 के बीच में इसे ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में हेलोजन ग्रुप है तथा वर्ग 18 में आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्व हैं, जिसमें आपका 91 मेटल है, 20 अधातु है और 7 उपधातु है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। वर्ग और समूह एक ही चीज होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोस्ले महोदय हैं। प्राचीन वाला आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडेलीव थे। प्राचीन वाले आवर्त सारणी में मात्र 63 तत्व को जगह दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूलैंड्स ने जो अष्टक का नियम दिया था तो कहां तक लागू होता था, तो कैल्शियम तक लागू होता था। जो अष्टक का नियम है ये न्यूलैंडस महोदय ने दिए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। अष्टक का नियम क्या था कि न्यूलैंड्स महोदय के अनुसार कि हर वो तत्व जो 8-7 बीच में गैप हो जाता है, जब 8वां तत्व आता है ना तो उनका गुणधर्म रिपीटेशन होता है, लेकिन ये हर तत्व पे लागू नहीं हुआ, इसीलिए विफल हो गया ये नियम। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हेलोजन ग्रुप क्या होता है भैया, तो ये जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब हेलोजन ग्रुप है जो 17 में है। और अक्रिय गैस क्या होता है, हीलियम आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडॉन ये सब जो है आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम वाले समूह यानी 18वें समूह में है। इसके अलावा
एक क्वेश्चन एक दिन देखने को मिला था कि निम्नलिखित में से कौन न तो धातु है न तो अधातु है। जो मैंने अभी अभी कहा कि भाई उपधातु 7 होते हैं, तो इसी श्रेणी में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब आ जाता है। ठीक है, ये 7 ही है, तो इसे उपधातु या अर्धचालक भी कह देते हैं, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग जो है सोलर सिस्टम में बहुत पैमाने पे किया जाता है। चिप बनाने में भी आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन वैली भारत के अंदर जो है बेंगलुरु में स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक आपका इसी प्रकार से नाम जुलता मिलता जुलता जो है साइलेंट वैली है, तो साइलेंट वैली जो है नेचुरल साइट है जो केरला के अंदर है। ठीक है, और ये सिलिकॉन वैली है, ये आपका बेंगलुरु में है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछा गया था, तो एंगस्ट्रॉम होता है तरंग दैर्घ्य का जो है आपका एसआई मात्रक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि किसी चीज का रंग जो है किस आधार पे आप निर्धारित करते हो, तो रंग जो है तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है ना। रंग जो है तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य के रिलेशन से आप प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ सकते हो, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सब जितनी ज्यादा है प्रकीर्णन उतनी कम होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी कम होती है प्रकीर्णन उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपने प्रकीर्णन सुना, विचलन भी यहाँ पे रख दे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। इसीलिए आपने कई बार या क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन गांव घर में भी लोग पूछ देता है कि भाई लाल रंग से ही खतरे का सिग्नल क्यों बनाया जाता है, तो आपको बताना है कि भाई लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जिसमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए ज्यादा छितराता नहीं है। इसी कारण लाल रंग का जो है खतरे के सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, आईआईटी बेंगलुरु में स्थापित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम प्रवेग जो है आईआईटी बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। आईआईटी रुड़की में परम गंगा को स्थापित किया गया है। आईआईटी गांधीनगर में सुपर कंप्यूटर परम अनंत को लगाया गया है। आईआईटी जो आपका कहाँ पे ये कामाख्या मंदिर कहाँ है, गुवाहाटी में, वहां पे आईआईटी कामरूप इस प्रकार के कंप्यूटर लगाए गए हैं। तो ये जो भी आईआईटी में कंप्यूटर लगे हैं ये आपको जरूर ध्यान रखना है। भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भटकर को कहा जाता है, और सुपर कंप्यूटर के निर्माण करने वाली जो संस्था है सीडेक है, जो पुणे के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ से, चीली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, चीनी साल्ट पीटर होता है, इंडियन साल्ट पीटर होता है। चीली साल्ट पीटर को आपका सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO3 कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहा जाता है। कैल्शियम का सूत्र लिख लीजिए और नाइट्रेट को NO3 लिख लीजिए, CaNO3। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। पोटेशियम का सूत्र आप जानते हैं K होता है, इसके बाद NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, तो KaNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर कहा जाता है। तो ये तीनों साल्ट पीटर आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपको देख लेना चाहिए। जैसे चिली साल्ट पीटर CHSL में पूछा गया, तो MTS में मान लीजिए कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो जरूर आ ही सकती है ना। इसके अलावा H2SO4, इसे आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है आपका H2SO4, इसे आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। राइट, इस प्रकार से एक और फॉर्म में ब्लू विट्रियोल, लाल विट्रियोल भी पूछा जाता है। तो ब्लू विट्रियोल जो है CuSO4 को कहा जाता है ना। कॉपर जो है सल्फेट को कहा जाता है। SO4 का मतलब सल्फेट, NO3 का मतलब जो है नाइट्रेट। ठीक है, CO2 में क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसके अलावा किसी चीज के लास्ट में सिर्फ OH हो, जैसे NaOH, तो सोडियम Na का सोडियम बोल देते हैं, OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप साइंस से नहीं भी पढ़े हैं तो ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में आपको सॉल्व करना होता है, नाम पहचानना होता है, तो आप जो है सफिक्स वगैरह प्रफिक्स वगैरह पे ध्यान देके आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। CuSO4 को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, H2SO4 को आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर कहते हैं NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट को। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक को जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ पे वित्त विधेयक शब्द कहना गलत होगा, क्योंकि वित्त विधेयक और धन विधेयक में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है अंतिम परीक्षा या निर्णय कौन देता है, तो स्पीकर देता है, लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 112 बजट से संबंधित है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। और जो अभी 15वीं वित्त आयोग चल रही है, इसकी जो है कार्यकाल कब से कब तक है भाई, 2025 से
2026 वित्तीय वर्ष तक चलेगी, यानी ये 31 मार्च 2026 तक आपका 15वां वित्त आयोग चलेगा। ठीक है, एनके सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखना है। एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट छूट रहा है, आर्टिकल 108, इसके तहत जो है राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा को जो है संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसमें भी एक क्लू है कि अगर जब बात संविधान संशोधन की हो रही हो या फिर बात जब धन विधेयक पे हो तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं की जाती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, सितंबर 2021 में ये पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पे 2021 का करंट अफेयर है, लेकिन यहाँ पे आपको माइंड नहीं करना है। इससे रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा। आपके अभी 2023 में, मार्च 2023 में जो है MP सरकार ने आपका लाडली बहन योजना लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो है लाडली बहना, ये योजना आपका जो है एग्जाम में छपेगा, और मैं पहले भी बता रखा हूं कि ये छपेगा जब भी महिलाओं से, जब भी किसान से कोई भी रिलेटेड योजना आएगा तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो लाडली बहना जो है MP के द्वारा चालू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज उत्तर प्रदेश के बारे में आज भी इंपॉर्टेंट है, वन राशन कार्ड योजना उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसी के मॉडल पे आपके रेलवे स्टेशन पे एक स्टेशन एक उत्पाद की जो है योजना चलाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। देखिए इस प्रकार के भी प्रश्न आए थे, तो नर्मदा नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी सभी जानते हैं, लेकिन पूछ देना कि किस पर्वत श्रेणी से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैकाल पर्वत श्रेणी याद रखिएगा। नर्मदा नदी निकलती है, पश्चिम दिशा में बहती है और ये आपका अरब सागर में गिरने का काम करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एक्सचुरी बनाती है ना। इसके अलावा नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, ये दोनों ही नर्मदा नदी पर ही स्थित है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो प्रथम बैठक मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को कहा जाता है। प्रथम अध्यक्ष जो हैं ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, इसके अलावा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन 1887 में अध्यक्षता किए थे। सॉरी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में किए थे। इसके अलावा महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी ये 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, और कांग्रेस जब फूट पड़ी नरम दल और गरम दल तो फिर से दोनों एक हो गए 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, सूरत में बिछड़ गए और लखनऊ में एक हो गए, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, श्रीलंका और बांग्लादेश की राजकीय भाषा क्या है। CHSL में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि जो भूटान में भाषा बोली जाती है ये इस भाषा को क्या कहते हैं, भूटान में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं। तो भूटान में जो भाषा बोली जाती है उसे जोंगखा कहा जाता है। क्या कहता है? जोंगखा या जोखंगा, इस प्रकार की भाषा जो है ये भूटान के अंदर बोली जाती है। श्रीलंका और बांग्लादेश की राजकीय भाषा है, श्रीलंका की सिंघवी है और बांग्लादेश की जो है ये बंगाली है या फिर बांग्ला है। ठीक है, सिंघली भाषा है, सिंघवी नहीं हो, सिंघली भाषा है, इस प्रकार से सिंघली। ठीक है, तो ये श्रीलंका में बोली जाती है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अमार सुमार बांग्ला, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा श्रीलंका कब आजाद हुआ ये भी SSC कई दफा एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, तो 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त किए थे ब्रिटेन से। कौन? श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो आपका हिंद महासागर में स्थित है और भारत के मैप के साथ आप इन्हें भी देख पाते हैं। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंडस। अभी मौखिक रूप से जो मैं बयां कर दिया था, अष्टक का नियम क्या है कि अगर एक ना तत्व है तो 8वां जो तत्व आएगा, बोल रहे थे कि न्यूलैंडस महोदय कि इन दोनों में गुण धर्म समान होंगे, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं हुआ। कैल्शियम पे जाके स्टॉप हो गया, फॉलो नहीं किया, इसीलिए यह नियम भी प्रचलन में नहीं रहा। ठीक है, शीतलन का नियम पूछा जाता है, कौन दिए थे? तो न्यूटन महोदय दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे ये भी पूछा जाता है, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। त्रिक का नियम
नियम कौन दिए थे? डोबेरिनियर ने दिए थे। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। फ्लोटिंग का लॉ आर्किमिडीज ने दिया था, है ना। श्वेतांबर समुदाय किस धर्म से संबंधित है? देखिए, श्वेतांबर हो और दिगंबर हो, ये दोनों ही समुदाय जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके अलावा जैन धर्म के संस्थापक आपका प्रथम तीर्थंकर कहिए तो ये ऋषभ देव हैं, है ना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक या फिर अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, ठीक है। इसके अलावा जैन धर्म के प्रमुख त्योहार कौन सा होता है भैया? पर्युषण होता है, महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में काफी बड़े पैमाने पे होते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो ये आपका प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, और जो आपका महात्मा बुद्ध थे ये आपका पाली भाषा में उपदेश देने का काम किए थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, संविधान में 11वीं मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? देखिए, मैंने कल ही बताया था भाई, शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य है आपका 11वां, जो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अटैच किया गया था। और ये सिर्फ मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार भी है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ये उनका मौलिक अधिकार है ना। तो मौलिक अधिकार में भी है, और जो मौलिक अधिकार वाली बात कही गई है ये आर्टिकल 21 के ए में इस प्रकार का प्रावधान को रखा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और मौलिक कर्तव्य कहाँ है? आर्टिकल 51 के ए में है। मौलिक कर्तव्य किस विधि से संविधान में आया, कब आया, कितने आए, कहाँ रखे गए हैं, सब कल बता दिए थे। इसीलिए चलते हैं सीधे आगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है, मृत्यु कुशीनगर में होता है। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे, और ये पाली भाषा में उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। देश नहीं, उस समय महाजनपद हुआ करता था, ठीक है। अगला जो हमारा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित। द्वितीय पीसी महान लोविस। तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पे आधारित था। चौथा पंचवर्षीय योजना में क्या क्या इंपोर्टेंट घटना घटी अभी भी बताया। इसरो की स्थापना हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके अलावा जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसमें कौन कौन सी फैक्ट्री लगी? दुर्गापुर, राउरकेला और आपका भिलाई, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी महान फैक्ट्री लगी भैया? तो चितरंजन लोकोमोटिव जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाया गया था, जो चितरंजन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इलेक्ट्रिक इंजन बनती है रेलवे की। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने डिग्री सेल्सियस पे बनाई जाती है? तो 140 से 180 डिग्री पर जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसमें कैसे बनते हैं, तो जिप्सम का निर्जलीकरण किया जाता है। निर्जलीकरण मतलब जल को सुखाया जाता है जिप्सम में से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका उपयोग जो है डॉक्टरों के द्वारा प्लास्टर करने में, जब हड्डी वड्डी टूट जाती है। इसके अलावा मूर्तियों के सांचा वगैरह बनाने में किया जाता है, गृह उद्योग में भी होता है। तो ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आपका उपयोग होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? तो धारा के प्रवाह से जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम संबंधित है। एक प्रश्न आपको पूछा गया था, बिश्नोई समाज का संबंध किस राज्य से है? देखिए, नाम से ये स्पष्ट है, बिश्नोई। आपने अभी एक आईपीएल में खिलाड़ी है ना कोई, रवि बिश्नोई, है ना। तो बिश्नोई समाज जो है ये राजस्थान में होते हैं। कहाँ पे होते हैं भैया? राजस्थान में होते हैं, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? देखिए, संविधान संशोधन 3-4 है, काफी ट्रेंड में, 101, 102, 103, 104, ये तो चारों। इसके अलावा 52, 85, 86, 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये सभी जो है आपके काफी ट्रेंडिंग संविधान संशोधन है, तो इनको जरा ध्यान रखना है। तो जीएसटी से संबंधित जो है ये आपका 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी संबंधित आर्टिकल भी पूछा जाता है, 279E जीएसटी परिषद से संबंधित आर्टिकल है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ही करते हैं, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी करेंगे, ठीक है। जीएसटी किस प्रकार का टैक्स का उदाहरण है? इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है ना। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होते हैं। भारत में 2017 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। जीएसटी सर्वप्रथम जो है असम राज्य में लगाया गया था, भारत के
अंदर। तो ये थे जीएसटी संबंधित कुछ बात। अब हमने कहा भाई 102, 103 ये सब इम्पोर्टेंट है, 104 ये सब इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से मैंने आपको लगभग सभी बता रखे हैं। फिर भी एक बार आपको फिर से ध्यान दिया दूं, 102 जो है ये किसी न किसी रूप में ओबीसी से संबंधित है। 103 जो है ये ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होते हैं, जनरल वर्ग, यहाँ से संबंधित है। 104 जो है ये एंग्लो इंडियन से संबंधित है, और अभी अभी आपने 101 देखा जीएसटी से संबंधित है ना। 52वां जो है ये दल बदल से संबंधित है, 1985 में होता है। 61वां संविधान संशोधन मतदान की उम्र कम किया था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये थे आज के हमारे तरफ से जो रिवीजन का वीडियो था। एक्चुअली ये मेरे तरफ से कोई भी नया क्वेश्चन इसमें नहीं था, जो क्वेश्चन सीएचएसएल में आए उसी को रिपीटेशन था। इसके माध्यम से मैं आपको बहुत क्वेश्चन याद दिलाने का प्रयास किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि ये स्पोर्ट वाला वीडियो आपने जरूर देखना है। यहाँ से आपको 2 नंबर एमटीएस में फिक्स करना है, ठीक है। मिलेंगे उसी वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।